everyone, I'm Dr. Devyani and you're watching Epistasis. So this is the part 2 of the muscle topic. So part 1 में हमने muscles के structure के बारे में पढ़ा था and इस part 2 में हम लोग muscle contraction के mechanism के बारे में पढ़ेंगे. So without wasting much time, let's get into the video. So the mechanism of muscle contraction, it is very important. So इसका जो main theory है, that is sliding filament theory. इसमें पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट्स जो होते हैं मायोफिलामेंट्स, सो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास्ट होता है. ओके, स्लाइड पास होता है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस इन द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स. सो मेनली थिक फिलामेंट्स कहीं नहीं जाता, थिन फिलामेंट्स उसके ऊपर स्लाइड पास करते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. Okay, so first there is a signal which is sent by central nervous system, right? CNS, central nervous system, via motor neuron. Okay, so whenever it is a need to contract a particular muscle, a signal is sent by the central nervous system via this type of neuron that is called motor neuron. So neurons are different of kind and we can so ये इसके बारे में हम लोग nerves के chapter में पढ़ेंगे. So what is motor neuron? मोटर न्यूरॉन के बाद में नर्व चैप्टर में पढ़ेंगे. तो व्हाट इज मोटर यूनिट? सो इसमें बस हमें ये चीज जाननी है कि मोटर यूनिट्स इज इक्वल टू मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर्स. जब हम न्यूरॉन्स पढ़ेंगे तो तब हमें पता चलेगी कि मसल एंड नर्व्स बहुत क्लोज टू ईच अदर रहते हैं, राइट? सो दे आर फॉर्मिंग मोटर यूनिट. एक यूनिट फॉर्म करते हैं जिसमें मोटर न्यूरॉन होते हैं एंड मसल फाइबर्स होते हैं. ओके, सो जो सिग्नल मोटर न्यूरॉन से आता है वो मसल फाइबर्स में चला जाता है और उसको पास होना है न्यूरॉन टू मसल में जाना है, राइट? So this junction, it is called neuromuscular junction. That means the junction between a motor neuron and the sarcolemma of muscle fiber. So what is sarcolemma? It is the outer plasma membrane of muscle cells. It is has a specific name. It is called sarcolemma. And जब ये junction जहाँ पे मोटर न्यूरॉन खत्म होता है और सर्कुलेमा शुरू होता है, सो यहाँ पे सिग्नल्स मोटर न्यूरॉन से जंप करके मसल फाइबर्स में आते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स जंक्शन इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट? सो the signal reaching to the neuromuscular junction release neurotransmitter. So nerve के endings में जो साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. सो वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन. इट इज अ केमिकल एंड इट इज वर्क एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. सो ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक नॉब से रिलीज होके ये जो साइनेप्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं. एंड दिस एसिटाइल कोलिन जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कोलेमा. सो ये न्यूरोट्रांसमीटर मेनली सर्कुलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है. सो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? ये भी हम नर्व वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे. फिलहाल ये जानते हैं कि एक्शन पोटेंशियल मींस डिफरेंस इन वोल्टेज. ओके, सो जो आउटसाइड ऑफ द सर्कुलेमा में डिफरेंस होता है वोल्टेज का, इनर लाइनिंग में डिफरेंस होता है. सो इट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल एंड ये एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द फाइबर कैन ट्रांसमिट. एक जगह में शुरू होके ये पूरा फाइबर्स में स्प्रेड हो सकता है. सो एक्चुअली दैट्स हैपन. एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड फाइनली रिलीज कैल्शियम आयन जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में स्टोर्ड होता है. मसल सेल्स के ईआर को सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन स्टोर्ड होता है. बिकॉज कैल्शियम आयन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कंट्रैक्शन. सो ये जो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड होता है, यहाँ पे कैल्शियम आयन सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिलीज होता है. कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में. दैट मीन्स सर्कोप्लाज्म में. सो ये फिलहाल और ईआर के अंदर नहीं रहते हैं, ये सर्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, राइट? सो क्या होगा? सर्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन के इंक्रीज हो जाएगा लेवल. सो इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन with the subunit of troponin
ऑन एक्टिन फिलामेंट। सो ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि ट्रोपोनिन कहाँ रहता है, एक्टिन फिलामेंट्स के वेरी क्लोज, बहुत पास ट्रोपोमाइसिन रहता है, एंड ट्रोपोमाइसिन के ऊपर ट्रोपोनिन बैठा रहता है, और रेस्टिंग स्टेज में वो एक्टिन के जो एक्टिव साइट्स है जिसके थ्रू वो माइसिन के साथ बाइंड होगा उसको मास्क करके, दैट मीन्स कवर करके बैठे रहते हैं, राइट। सो नाउ कैल्शियम ये अभी रेस्टिंग से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, ये अभी रेस्टिंग से एक्साइट स्टेट में जा रहा है। सो दैट्स वाई कैल्शियम आयन के लेवल बहुत बढ़ गया है, और ये ट्रोपोनिन के साथ आके बाइंड करेगा, एंड ट्रोपोनिन जो कवर करके बैठा हुआ था एक्टिव साइट्स को, वो उसको खोल देगा। दैट मीन्स एक्टिव साइट्स आर नाउ एक्सपोज्ड, right? So it remove the masking of active sites from myosin, active sites for myosin, इस active site से वो myosin के साथ जुड़ता है। Now ATP hydrolyze, okay, so meromycin के जो head है उसमें ATP के बैठने का जगह है, ATP बाइंडिंग साइट्स है, सो ATP वहां पे आके बैठता है एंड हाइड्रोलाइसिस होता है ATP का। सो ATP हाइड्रोलिसिस में एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस। सो जैसे ही एनर्जी रिलीज होगा, this energy is utilized by myosin head to form a cross bridge, एक क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा acting using its active sites। so myosin के जो ATP बाइंडिंग साइट्स है उसमें बैठा हुआ ATP हाइड्रोलिसिस होगा, वो एनर्जी यूज करके वो जो अनमास्क्ड एक्टिव साइट बना है एक्टिन का उसके साथ क्रॉस ब्रिज बना लेगा, राइट। सो दिस पुल्स द attached actin filaments towards the center of A band। so जैसे ही क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, थिन फिलामेंट को वो खींच के अपनी सेंटर के तरफ लेके आएगा A band। ओके, सो A band इज फॉर्म only by meromycin, right? so पहले वीडियो में हमने दिखाया था कि A band is mainly formed by myosin which is a polymer of meromycin। so इसके जो जब भी कोई हेड थिन फिलामेंट दैट मीन्स एक्टिन के साथ बाइंड होगा, ये इसको खींच के अपने सेंटर की तरफ ले आएगा। so center is called H zone which is clear, that means not overlapped with thin filament during resting stage, but जब भी ये खींच के अंदर लेके आएगा इसका मतलब H zone के साइज छोटा हो जाएगा, राइट। सो इट इज साइज छोटा हो जाएगा। सो द Z लाइन्स आर नाउ ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स। सो जो Z लाइन्स है, सो व्हाट इज Z लाइन्स? इट इज द मिडिल लाइन बिटवीन I band and the zone between one Z line to this another Z line is called sarcomere। so Z lines जैसे ही thin filament को वो अंदर लेके आएगा, Z lines भी pulled inwards, इसका मतलब है sarcomere का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, causing shortening of the sarcomere, that is, and this process is called contraction because sarcomere का साइज छोटा हो रहा है, right। so यहाँ पे एक चीज की ध्यान देनी है कि A band retain its length, A band जैसा है वैसा ही रहेगा, बस उसका एजेस ओवरलैप था आई बैंड से, दैट मीन्स थिन बैंड से। अब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया एंड उसको वो अंदर की तरफ ले आया, दैट मीन्स नाउ दे आर मोर ओवरलैप, सो देयर आर मोर ओवरलैप्ड रीजन ऑफ आई बैंड एंड ए बैंड, राइट। सो दैट्स वाई एच जोन का साइज भी छोटा हो जाएगा एंड एज ए होल एक सर्कोमियर का भी साइज छोटा होगा। सो दिस इज कॉल्ड contraction, right? now the myosin, so what happens again, what myosin release this ADP and PI। अब ATP का हाइड्रोलिसिस हो गया है, एनर्जी तो इन्होंने क्रॉस ब्रिज बनाने में यूज कर ली, तो जो ADP एंड PI था वो रिलीज हो जाएगा मायोसिन हेड से एंड इट गोज बैक टू रिलैक्स स्टेट। सो ये फिर से रिलैक्स स्टेट में हो जाएगा एंड क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगी। Okay, so now the cross bridge is broken and a new ATP binds। so जैसे ही वो ब्रोक हो गया, ATP एक नया ATP आके मायोसिन के हेड में बैठेगा एंड फिर उसका हाइड्रोलिसिस होगा एंड दिस नेक्स्ट एनर्जी इज यूज्ड टू बाइंड मायोसिन विद अनदर पोर्शन ऑफ एक्टिन। Okay, so this is the whole breakage and formation of cross bridge। so this is actin filament।
this is myosin filament, right? So this is it is the head of meromycin, and यहाँ पे जो ATP बाइंडिंग साइट है वहां पे ATP जो था वो हाइड्रोलिसिस हो गया है, उसकी एनर्जी को यूज करके यहाँ पे जो हेड है वो एक्टिन के साथ बाइंड हो गया है, माइसिन हेड एक्टिन के साथ बाइंड हो गया है, एंड इट फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज. ओके, क्रॉस आर्म यूज करके ये एक्टिन के साथ बाइंड हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ है. नाउ इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज. नाउ ये जो हाइड्रोलिसिस हो गया तो एडीपी एंड पीआई फॉर्म हो गया. सो दिस एडीपी एंड पीआई नाउ रिलीज फ्रॉम माइसिन हेड. सो जैसे ही ये बाहर निकल जाएगा ये माइसिन रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा. रिलैक्स स्टेट मतलब ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज. सो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया. दैट मीन्स यहाँ पे नो बाइंडिंग, दैट मीन्स नो point of attachment is there between actin and myosin, right? And यहाँ पे एक new ATP आके bind हुआ. Now this new ATP will again hydrolyze, again some energy is present in the myosin, and now it is again bind to the another portion of ATP, another portion of actin, and this process is goes on. So it is just a cycle of formation of cross bridge and breaking of cross bridge, right? So इसमें क्या होगा? So this is the structure of a sarcomere. So this is Z line, this is another Z line. So that means it is one sarcomere, it is another sarcomere. So it is relaxed state, it is the not overlapping stage zone, and it is called H zone, right? So this dark color line is myosin or thick filament, and this light color lines are thin filament. So they are just overlapping at the edges, only in the edges, right? So when they are contracting, so these thin filaments are slide past over this actin filament, that means thick filament, and the structure and the portion zone of H zone is contracted, and overall Z line, so middle Z line is also here, but this Z line is now coming inwards. Okay, so it is contracting, and it is the maximum contracted state. Just see that all the thin filament and thick filament are one above another, right? So they are holes totally covering the A band. So now during contraction, A band do not move, but thin filament just slide past over A band. Okay, so this cycle is going on. That means the cross bridge is formed and the breakage, it is repeated and causing further sliding. Now this process कब तक चलेगा? जब तक calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic cisternae. So when there is a signal that no muscle contraction is enough and you have to relax that particular muscle, then this signal come to the myofiber again, and all the calcium ions are again pumped back to ER. So the calcium ion level फिर से sarcoplasm में कम हो जाएगा, and फिर से troponin actin के active site के ऊपर जाके उसको mask कर देगा. Okay, so this occurs the return of Z line back to the original portion, and it is called relaxation, right? So the reaction time of fibers can vary in different muscles. So different muscles में reaction time, that means contraction and relax होने का जो time है ये vary करता है. So ये reaction time muscles के ऊपर depend करके change हो सकता है. And repeated activation of the muscle, that means फिर से stimuli आया, फिर से वो ही muscles contract हुए. So this is called repeated activation. So repeated activation of muscles, finally accumulation of lactic acid करेगा due to anaerobic breakdown of glycogen, and it cause fatigue. So it is occurring during exercise. We are repeatedly activated the same muscles, right? So that's why there is anaerobic breakdown of glycogen and lactic acid is produced, and finally the particular muscles will fatigue, right? So cause fatigue. And another important thing which is not related to muscle contraction, this is all about muscle contraction mechanism. So another important thing, that muscles have some red colored oxygen storing pigment. Oxygen storing
pigment. Okay, so they are mainly store oxygen and they are called myoglobin. Okay, hemoglobin is there to transport oxygen, but myoglobin store oxygen in muscles, so that's why myo word is there. They are called myoglobin. They are red in color, and some muscles have lots of myoglobin in them and they looks like red, so their appearances is red, so they are called red fibers. So plenty of mitochondria which can utilize large amount of oxygen stored in them for ATP production. Okay, so these there are red fibers have lots of mitochondria which can be utilized large amount of oxygen stored in them for mainly ATP production, that means energy production. And muscles, so कुछ muscles ऐसे भी हैं जिसमें less quantity of myoglobin present होता है, so इनके appearance pale और whitish होता है, so that's why they are called white fiber. Okay, so and यहाँ पे कम mitochondria रहेंगे but हाई नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी बहुत हाई होता है एंड दे मेनली डिपेंड अपॉन एनारोबिक प्रोसेस, right? So this is all about the portions which are present in your syllabus for this session, okay, in the reduced syllabus. Okay, so but it is not the syllabus is not reduced for NEET. Okay, so I hope we will get time and पहले हम लोग पूरा syllabus complete कर लेते हैं, फिर जो portions syllabus से out है उसको भी कवर करके हम पूरा चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ दूसरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करवाऊंगी एंड नेक्स्ट उसका नीड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड